नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 16वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि, जिसको आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास फर्स्ट रहने वाला है। तो मैराथन क्लास फर्स्ट कैसे होने वाला है, तो अभी तक लेना हम लोगों ने जितने भी सीडीपी अर्थात जो शिक्षण अभिरुचि का जो टॉपिक कवर किया ना, उसमें सभी मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज लेकर के आता था। लेकिन आज के क्लास ना मैराथन क्लास फर्स्ट है। मतलब ये है कि आप लोग का ना शिक्षण अभिरुचि में जितने भी टॉपिक है ना, उसमें टॉपिक में से ना सभी में से मिक्स में प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जो प्रैक्टिस है ना वो बढ़िया तरीके से हो पाए। और सीडीपी जो शिक्षण अभिरुचि आप लोग का जो विषय है ना, उसमें सबसे ज़्यादा ना आप लोग का प्रैक्टिस मांगता है। जिस प्रकार से आप लोग का जो रीजनिंग में मांगता है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी मांगता है। और प्रैक्टिस करने का वजह ये होता है कि आप लोग जिस प्रकार से अभी की डेट में कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न आ रहे हैं ना, उस प्रकार से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न मैं इस टॉपिक में लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग का जो प्रैक्टिस हो बढ़िया तरीके से हो सके। किस प्रकार से बन सकता है, क्या क्या ट्रिक इसमें हो सकता है, मैं सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताते हुए चलूँगा, ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम हॉल में है ना, कम टाइम में बेहतर तैयारी हो सके। मतलब कम टाइम में बेहतर तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और टाइम भी बचत हो जाए, इस प्रकार से मैं आप लोगों के लिए बताते हुए चलूँगा, ठीक है। तो आप लोग ना क्या कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए टोटल 30 प्रश्न लेकर आऊँ। जिस प्रकार से आप लोग का एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, मल्टीपल टॉपिक में से 30 प्रश्न पूछा जाता है ना, सेम उसी प्रकार से लेकर आया हूँ। और लगभग 30 प्रश्नों में से ना लगभग आप लोग का 15 प्रश्न कम से कम आप लोग का कॉन्सेप्चुअल है। मतलब कथन, निष्कर्ष और जो अलग अलग कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न अभी की डेट में आता है ना, सेम उसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इस टॉपिक में, ठीक है। तो बढ़िया सा इसमें तैयारी आप लोग का हो पाएगा, वो भी मल्टीपल टॉपिक में, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं। सबसे पहला आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस प्रकार की जब भी मैं क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, आप लोगों की प्री बेड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीलेड एंट्रेंस एग्जाम की बेहतर तरीके से तैयारी आप लोग का हो पाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग का ये जो टॉपिक है वो लेकर आया हूँ। और मैंने आप लोग का पिछले क्लास में भी कहा था कि अब से मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए आप लोग का जो रीजनिंग सब्जेक्ट है वो, और उसके अलावा आप लोग का जो शिक्षण अभिरुचि का जो सब्जेक्ट है वो, दोनों सब्जेक्ट का मैं ना मैराथन क्लास लेकर आऊँगा, कंटिन्यू लेकर आऊँगा पर डे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग की जो तैयारी हो बेहतर तरीके से हो पाए, आप लोग का जो प्रैक्टिस हो वो बेहतर तरीके से हो पाए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और हम लोग ना तुरंत ही फटाक से सबसे पहला हम लोग प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर देखिएगा ना, तो इसी प्रकार से आपका जो प्रश्न है ना वो कॉन्सेप्चुअल पूछा जा रहा है। आप लोगों ने देखा ही होगा अगर प्रीवियस ईयर प्रश्न पेपर को एनालिसिस किए होंगे तो चलिए सबसे पहला हम लोग ना प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। पढ़िए और इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ और मेरे आंसर देने से पहले आप लोग खुद से आंसर दीजिएगा, ठीक है। और ट्राई कीजिए कि इन 30 प्रश्नों में आप लोग का कितना मार्क्स आता है। मुझे बताओगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को बताओ, खुद की तैयारी को जज करो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को पढ़ो, क्या कहा है। कथन ए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कॉकलियर प्रत्यारोपण प्रभावी है। कारण आर दिया है, उसको देखो। कॉकलियर इम्प्लांट ध्वनि को बढ़ाकर उपयोगकर्ता के लिए तेज कर देते हैं। चलिए ऑप्शन ए को देखिए, दोनों कथन ए और कारण आर सही है और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, दोनों कथन ए और कारण आर सही है लेकिन कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, कथन ए सही है पर कारण आर गलत है। या ऑप्शन डी, दोनों कथन ए और कारण आर गलत है। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप खुद बताइए, फिर इसका मैं आंसर आप लोगों को विस्तार पूर्वक दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो उपयुक्त आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन ए और कारण आर सही है और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। कैसे, तो सबसे पहला आप लोग अगर कि कथन और कारण को देखोगे ना, तो सबसे पहला चलिए कथन ए को देखो, क्या कहा है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कॉकलियर प्रत्यारोपण प्रभावी है। और कारण आर को देखो, कॉकलियर इम्प्लांट ध्वनि को बढ़ाकर उपयोगकर्ता के लिए अधिक तेज कर देते हैं। तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि ये कॉकलियर इम्प्लांट है ना वो क्या होता है। सबसे पहला ये जान लीजिए, आप लोगों ने अनेक लोगों को ऐसे देखे होंगे जो लोग थोड़े बहरे होते हैं, ठीक है। उनके कान में क्या लगाया जाता है, उनके कान में एक डिवाइस लगाया जाता है जो इस प्रकार से हल्के तिरछे कलर का होता है और वाइट ब्लैक अलग अलग कलर का होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो उनको सुनने में मदद करता है। तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए कॉकलियर जो इम्प्लांट है वो प्रभावी होगा ना, क्योंकि उनको सुनने में वो जो मशीन है, वो जो डिवाइस है वो उसकी मदद करता है। तो ये एक कथन हो गया।
कारण को देखो तो कॉकलियर इम्प्लांट मतलब कान में कॉकलियर को लगाना ध्वनि को बढ़ाकर उपयोगकर्ता के लिए अधिक तेज करता है। मतलब जो वो रिकॉर्डेड टाइप से जो बोलता है सामने वाला वो रिकॉर्ड कर देता है, बाद में उसके सुनने के लिए भी काम आता है और साथ में वो जो बोलता है उसको ध्वनि को बढ़ा करके बताता है ना। तो कथन ए और कारण आर दोनों को स्पष्ट करता है, मतलब एक दूसरे से रिलेट हो रहा है। ये समझ में आया आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं हम लोग फिर से। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका आईक्यू क्या होगा? ऑप्शन ए 83.33, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 120 या ऑप्शन डी 80। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 120 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इस प्रकार के प्रश्न मैंने आप लोगों को अपने पिछले क्लास में ना आप लोग को बताया था कि आप लोग को मानसिक आयु और वास्तविक आयु किस प्रकार से निकालना है, ये मैंने आप लोगों को अपने पिछले क्लास में बताया था। और इसका जो सूत्र क्या होता है आईक्यू का, उसको भी मैंने आप लोग को अपने पिछले क्लास में बताया था। तो चलिए इस क्लास में भी आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहला ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। और ऐसे जो प्रश्न होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं ऐसे प्रश्न क्योंकि अधिकतर लोग इसको नहीं जानते हैं, ठीक है, इसलिए पूछा जाता है। तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए, आईक्यू जो नापने का जो सूत्र है ना वो आप लोग का सबसे पहला होगा मानसिक आयु, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, मानसिक आयु, ठीक है, बटा शारीरिक आयु। क्या? शारीरिक आयु, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग को याद रखना है, मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100 होता है। कितना? 100। एक बार और ध्यानपूर्वक सुन लो, मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100 होता है। ये इसका सूत्र हो गया। चाहो तो पेन कॉपी में लिख लो, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब उसके बाद इसको चलिए मैं इम्प्लीमेंट करके मतलब आप लोग को इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहला मैंने सूत्र में आप लोग को क्या कहा था, मानसिक आयु ऊपर में था ना हम लोग का, है ना। तो इसकी मानसिक आयु प्रश्न में क्या है, ये देखो 12 वर्ष इसकी मानसिक आयु है, तो ये हम लोगों ने सूत्र के अनुसार इसको लिख लिया। उसके बाद मैंने नीचे में बटा में क्या बोला था, वास्तविक आयु बोला था ना। तो वास्तविक आयु प्रश्न में कितना दिया है, देखो 10 वर्ष दिया है, मतलब इस प्रकार से हम लोग 10 वर्ष जो वास्तविक आयु वो लिख लेंगे। उसके बाद गुणा कितना बोला था मैंने आप लोग को, तो 100 बोला था। तो ये आप लोग का ये मैक्स का ये बन गया, फॉर्मूला बन गया, ये होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले नीचे ये को सॉल्व करो। 10 एकम 10 हो गया और 10 दहम कितना होगा, 100 हो जाएगा। अब ये दोनों का जो है ना वो आपस में गुणा हो जाएगा। 10 बारम कितना होगा, तो 10 बारम आप लोग का 120 हो जाएगा। और 120 कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर सी में है। ये समझ में आया जो बोला वो। सूत्र के अनुसार सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मानसिक आयु ऊपर में है तो मानसिक आयु देखो ये वाला मानसिक आयु तो ऊपर में हमने लिख दिया। उसके बाद देखो वास्तविक आयु ये दिया हुआ है ना, तो वास्तविक आयु बटा के फॉर्म में हम लोग था ना, तो बटा में लिख दिया। उसके बाद गुणा 100 किया था ना हम लोगों ने, तो 100 गुणा 100 यहाँ लिख दिया। उसके बाद सॉल्व कैसे करोगे, नीचे से सॉल्व करोगे ना आप लोग, 10 एकम 10, 10 दहम ये कट जाएगा 100, और उसके बाद आपस में जो ये वाला होता है वो आपस में गुणा हो जाता है। तो 10 बारम कितना होगा ये वाला, तो 10 बारम आप लोग का 120 ये वाला आ जाएगा। और 120 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो 120 है ना वो करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को आईक्यू को निकालना है, चाहे वो कितनों भी संख्या में दे दे, ठीक है। ये सूत्र आप लोग को याद रखना चाहिए और सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है वो भी याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 को पढ़िए। यदि छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो ऑप्शन ए उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, ऑप्शन बी इसके कारणों का पता लगाएंगे, ऑप्शन सी छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, या ऑप्शन डी सभी छात्रों के समान उसे दंडित करेंगे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। अपने आप को खुद को वहाँ रख करके देखो, उसके बाद बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, इसके कारण का पता लगाएंगे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि आप लोग मान लो कि आप एक स्कूल में एक शिक्षक हो और एक शिक्षक होने के नाते जब आप कक्षा में गए तो एक छात्र जो है लगातार विद्यालय विलंब से आता है, मतलब क्लास अगर 10 बजे लगता है तो वो 11 बजे आता है, 10:30 बजे आता है, रोज रोज ऐसा ही करता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, क्या उसको आप उसके अभिभावकों मतलब उसके पालक से शिकायत करोगे क्या? नहीं ना करोगे। उसके अलावा आप लोग ये बताओ कि क्या आप छात्र को स्कूल से निकाल दोगे क्या? नहीं निकालोगे ना। उसके अलावा बताओ कि सभी छात्रों के समान उसे दंडित करोगे क्या?
वो भी नहीं करोगे। सबसे पहला एक टीचर होने के नाते आप उसके कारण का पता तो लगाओगे, उससे पूछोगे ना कि आप यदि लेट आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो, इसका कारण क्या है, पूछोगे ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। फिर से आप लोग का कूट में प्रश्न आ गया। मैंने आप लोग को बोला था कि आज का जो हम लोग ना जो मैराथन करेंगे ना, उसमें अधिकतर जो प्रश्न रहेगा कम से कम 50%, मतलब 15 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल रहेगा। और कॉन्सेप्चुअल अभी के डेट में वैसा प्रश्न आ रहा है तो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है ऐसे प्रश्न, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? ऑप्शन ए, विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता प्रभावित होता है। ऑप्शन सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। या ऑप्शन डी, विकास केवल वातावरण कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो क्या इसका आंसर होगा पहले बताइए आप। ऑप्शन ए केवल और 3, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 3, या ऑप्शन डी 1 2 3 4 सही। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप। प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी केवल 3 से ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन से कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला क्लास को नहीं देखा होगा तो मैं आप लोग को बता दूं, मेरे पिछला क्लास में मैंने आप लोग को विकास की प्रक्रिया के बारे में समझाया था कि विकास क्या होता है, और उसके अलावा वृद्धि के बारे में भी समझाया था। ये जो कॉन्सेप्चुअल जो होता है ना, दो टॉपिक, विकास और वृद्धि क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाया था और इसमें प्रॉपर अंतर को भी समझाया था। तो सबसे पहला विकास के बारे में आप लोग ये जान लीजिए कि विकास जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की चलने वाली प्रक्रिया होता है। जब तक कि मृत्यु न हो जाए तब तक की चलता रहता है जो विकास होता है वो। जबकि वृद्धि जो होता है वो अल्पकालीन तक की चलता है, मतलब एक सीमित समय तक की ही जो वृद्धि होता है वो चलता है। और विकास का मतलब ये होता है कि आप लोग का मेच्योरिटी लेवल का बढ़ना, ठीक है। ये विकास होता है वो गुणात्मक होता है जिसे मापा नहीं जाता। और आप लोग का जो वृद्धि होता है उसे मापा जा सकता है, ठीक है। जैसे तो आपका हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, ठीक है, आपके बाल का, उंगली का बढ़ना, ठीक है, आपके नाखून का बढ़ना, ये सारा चीज़ वृद्धि में आता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा केवल ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट कैसे होगा ये सबसे पहला जान लीजिए। सबसे पहला फर्स्ट को देखो क्या कहा है, विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया है। और अभी मैंने विकास के बारे में आप लोग को क्या बोला, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है बोला हूँ ना, तो ये गलत हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। और केवल इसमें विकास की प्रक्रिया के बारे में पूछा है प्रश्न में, ठीक है, तो ये वाला जो है प्रश्न ऑप्शन ए जो है ना वो गलत हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा को देखो, यह केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। आनुवांशिकता के साथ साथ वो जो वातावरण जो आसपास के उसके होता है उससे भी प्रभावित होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। के अलावा थर्ड को देखो, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये सही हो जाएगा। मैं अभी बताऊं ना आप लोग को विकास के बारे में कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है बोल के, तो ये सही हो जाएगा। चौथा को देखो, विकास केवल वातावरण कारकों द्वारा निर्धारित होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल वातावरण कारकों द्वारा नहीं होता, आनुवांशिकता के द्वारा भी होता है, ठीक है, तो ये भी आप लोग का गलत हो जाएगा। केवल देखो ऑप्शन नंबर जो सी है केवल 3 जो है वो सही होगा। मैंने बताया था विकास के बारे में, विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बाकी सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि आपकी कक्षा में एक ऐसा बच्चा है जिसे शिक्षण के माध्यम की भाषा की समझ नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उस बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन बी, उस बच्चे की भाषा का पता लगाएंगे। ऑप्शन सी, उस बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। या ऑप्शन डी, उसे धीमे सीखने वाला बच्चा में मान लेंगे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, उस बच्चे की भाषा का पता लगाएंगे, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न 5 क्या क्या है, यदि आपकी कक्षा में एक ऐसा बच्चा है जिसे शिक्षण के माध्यम की भाषा समझ नहीं है, मतलब ये बताओ कि अभी हम लोग का जो भाषा लैंग्वेज है वो हिंदी में पढ़ाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग हिंदी में पढ़ाते हैं लेकिन मान लो किसी बच्चे की जो मदर टंग है वो छत्तीसगढ़ी है और वो हिंदी को नहीं समझता अच्छे से, तो आप क्या करोगे, उसकी भाषा का पता ना लगाओगे जब वो हिंदी समझ नहीं पाता है तो। और अभी का एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहता है, त्रिभाषा सूत्र को भी दिया हुआ है, आप लोग ये पता होगा। एक सबसे पहला उसकी जो मदर टंग है मतलब उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है वो होना चाहिए, उसके अलावा हिंदी होना चाहिए और उसके अलावा इंग्लिश होना चाहिए। त्रिभाषी सूत्रों को अभी जो एनईपी वो भी सपोर्ट करता है।
सेम उसी प्रकार ये भी प्रश्न कहता है कि अगर बच्चे को जो हिंदी भाषा नहीं आता, अर्थात जो स्कूल में जो पढ़ाया गया जा रहा है जो भाषा वो नहीं आता, तो उसकी भाषा का पता लगाओगे ना एक टीचर होने के नाते। मान लो अगर उसको छत्तीसगढ़ी आता होगा तो आप लोग उससे छत्तीसगढ़ी में थोड़े से रिलेट करके पढ़ाओगे। समझ नहीं आता तो थोड़े छत्तीसगढ़ी में बताओगे कि बेटा ये नहीं, ऐसा होता है, इसको ऐसा बोलते हैं। मान लो उसको शब्दावली की कमी है, शब्दकोश की कमी, तो उसके शब्दकोश को भी आप पूरा कराओगे, मतलब बता बता कर समझाओगे छत्तीसगढ़ी प्लस हिंदी दोनों में। तो क्या होगा, उसकी भाषा का आप पता लगा के पढ़ाओगे तो बच्चा जो रहेगा वो शिक्षण का जो माध्यम मतलब जो भाषा है उसको तो सीख पाएगा ना, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित मानव आवश्यकताओं की एक श्रृंखला को सामान्य रूप से पूरा किए जाने वाले क्रम मैस्लो के पदानुक्रम अनुसार में व्यवस्थित करें, सबसे मूल से लेकर उच्च स्तर की ओर। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये मैस्लो के पदानुक्रम क्या होता है। थोड़े से मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग ना ये जो प्रश्न है ना जो कॉन्सेप्चुअल उसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। मैस्लो ने अपना एक सिद्धांत दिया है, ठीक है। सिद्धांत उसका क्या है कि वो कहा है कि मानव की जो छोटी छोटी आवश्यकता है, मतलब मानव को विकास के लेकर मतलब निम्न स्तर से उच्च स्तर तक जाने के लिए उसकी सबसे पहली आवश्यकता क्या होता है उसे आप लोग को बताना है। मान लो क्या होता है कि सबसे पहला उनकी जो आवश्यकता होता है मानव की, एक क्या होता है रोटी कपड़ा मकान, उससे आगे बढ़ेंगे तो फिर बड़ा सा घर, फिर और आगे बढ़ेंगे फिर बाइक कार, अलग अलग ऐसी जो आवश्यकता होती है ना आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे निम्न से लेकर के उच्च तक की जो क्रम है ना उसमें आप लोगों को जमाना है। ये इतना मैंने आप लोग को बता दिया। तो सबसे पहला एक को देखो क्या बोला है, सुखी और व्यक्तिगत विकास की खोज। दूसरा, एक स्थिर नौकरी और सुरक्षित महसूस करना। तीसरा, सम्मानित महसूस करना और पहचान प्राप्त करना। चौथा, जीवन अस्तित्व हेतु मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना। पांचवा, घनिष्ठ संबंध बनाना और जुड़ाव की भावना महसूस करना। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। इन सारी चीज को चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहला ये जो आप लोग का जो सीक्वेंस दिया है ना उसको जमाते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला मैंने आप लोग को क्या बताया था कि मैस्लो के पदानुक्रम अनुसार निम्न से लेकर की सबसे उच्च जो मानव की आवश्यकता है उसको जमाने के लिए बोला था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए जमाते हैं। सबसे पहला जो आवश्यकता है ये देखो चौथा की, और जब सबसे पहला आवश्यकता है कैसे, तो देखो जीवन अस्तित्व हेतु मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना। मान लो एक सामान्य व्यक्ति है, उसको सबसे पहले जरूरत क्या है, रोटी कपड़ा मकान, मतलब मूलभूत उनकी जो आवश्यकता है सबसे पहला नीड उनको उसकी है। तो ये पहला हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा को देखो ये वाला, एक स्थिर नौकरी और सुरक्षित महसूस करना, ये दूसरा आ जाएगा। जैसे ही आप लोग का जो मूलभूत आवश्यकता पूरा हुआ उसके बाद क्या है, एक स्थिर नौकरी और सुरक्षित महसूस करने के लिए आप सोचोगे दूसरा में। तीसरा उसके बाद क्या होगा आप लोग का, ये जो पांचवा दिया है वो तीसरा में आ जाएगा। कैसे, तो तीसरा को पांचवा को पढ़ो, घनिष्ठ संबंध बनाना और जुड़ाव की भावना महसूस करना, ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या आएगा, देखो ये तीसरा वाला, सम्मानित महसूस करना और पहचान बनाना, ये आप लोग को चौथा हो जाएगा। और लास्ट में जो पांचवा आएगा वो सुखी और व्यक्तिगत जीवन का विकास को लास्ट में सोचोगे ना कि मैं एकदम सुखी रहूं और व्यक्तिगत विकास की खोज करूं, ये सोचोगे ना उसके बाद। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आप लोग को करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग को निम्न से लेकर के उच्च तक की सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमाते हुए चलना है, मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप लोग ये मत देखिए कि ये दो कैसे लिखा है, ये ध्यान मत दीजिए, क्योंकि देखिए अलग अलग चैप्टर से मैं अलग अलग प्रश्न छांट करके लेकर आया हूँ ना, तो ये प्रश्नों को वैसे ही रहने दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये जो प्रश्न क्रमांक 7 है ना उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी आमतौर पर शिक्षक की शिक्षक परामर्शदाता के रूप में भूमिका से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को भावनात्मक सहयोग प्रदान करना। ऑप्शन बी, शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना। ऑप्शन सी, मनोचिकित्सा शास्त्रों का आयोजन करना। या ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने एवं कैरियर योजना बनाने में सहायता करना। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, मनोचिकित्सा शास्त्रों का आयोजन करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला अगर प्रश्न क्रमांक 7 पढ़ोगे तो आप लोग को पता चलेगा एक शिक्षक की शिक्षक परामर्शदाता के रूप में संबंधित नहीं है बोला है, मतलब उसकी जो उत्तरदायित्व है वो नहीं है बोला है।
तो उत्तरदायित्व एक शिक्षक की वो क्या नहीं है? तो मनोचिकित्सक शास्त्रों का आयोजन करना ये जो है ना वो उसका जिम्मेदारी नहीं है। बाकी सबको देखोगे ना, ऑप्शन ए को देखो, विद्यार्थियों को भावनात्मक सहयोग प्रदान करना ये उसकी परम जिम्मेदारी होता है एक शिक्षक होने के नाते। उसके अलावा ऑप्शन बी को देखो, शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना, ये तो हर शिक्षक करता ही है कि बच्चों को आगे के फ्यूचर के लिए उसको मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। उसके अलावा ऑप्शन डी को देखो, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारण करने एवं कैरियर योजना बनाने में सहायता करना, तो ये तो उसका परम दायित्व होता है ना कि एक टीचर का जो दायित्व होता है वो विद्यार्थियों को क्या है, लक्ष्य निर्धारित करना, मतलब आप क्या बन सकते हो, फ्यूचर में क्या कर सकते हो, इसके लिए उसको तैयार करना, उसकी योजना बनाना कि आप इस फील्ड में अच्छे हो तो ये करो। हर शिक्षक ऐसा करता है ना, केवल केवल मनोचिकित्सक शास्त्र जो है ना उसका आयोजन नहीं करता है, ठीक है, बाकी सब करता है आप लोग का। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या नहीं करता है ये बोला है, तो नहीं करता वो ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, तो हो सकता है आपका दिमाग खराब होने वाला है, ठीक है। तो अगर पेशेंस के साथ अगर कि इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी आप लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। शांतिपूर्वक बैठ करके प्रश्न को समझ करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, और अभी की डेट में कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षकों हेतु मननशील अभ्यासों रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के महत्व का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ऑप्शन ए, मननशील अभ्यास मुख्यतः नौसिखिए शिक्षकों के लिए लाभदायक है, अनुभवी शिक्षक के लिए नहीं। ऑप्शन बी, मननशील अभ्यास मुख्यतः अनुभवी शिक्षकों के लिए लाभदायक है जो स्कूल में वरिष्ठ भूमिकाओं में कार्यरत है। ऑप्शन सी, मननशील अभ्यास शिक्षक को केवल उच्च कक्षाओं में पढ़ने हेतु सहायता करते हैं। या ऑप्शन डी, मननशील अभ्यास रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस एक शिक्षक को सीखने सिखाने से संबंधित सूचना से तो चुनाव और निर्णय लेने में सहायता करते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा? पहले ध्यानपूर्वक दोबारा पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए आप, ठीक है। फिर विस्तार पूर्वक इसका मैं आंसर दूंगा। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मननशील अभ्यास रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस एक शिक्षक को सीखने सिखाने से संबंधित सूचना से युक्त चुनाव और निर्णय लेने में सहायता करते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्या कहा है, शिक्षकों हेतु मननशील अभ्यास रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस महत्व का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, सबसे अच्छे तरीके से वर्णन करता है। तो वो ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो सबसे अच्छे तरीके से वर्णन करता है, क्योंकि सीखने सिखाने से संबंधित सूचना युक्त चुनाव और निर्णय लेने में सहायता करते हैं ना। बाकी ऑप्शन ए को देखो कैसे गलत होगा। मननशील अभ्यास मुख्यतः नौसिखिए शिक्षकों के लिए लाभदायक है, तो ये मुख्यतः बोला है नौसिखिए के लिए लाभदायक है, तो ऐसे नहीं, निगेटिव पॉइंट से देखो बाकी के लिए। मैंने आप लोग को और क्या कहा था कि अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव आंसर भी लेना है, तो ये पहला निगेटिव टाइप से आपको लगता है, नहीं बोला है इसका मतलब। दूसरा को देखो, मननशील अभ्यास मुख्यतः अनुभवी शिक्षकों के लिए लाभदायक है जो कि वरिष्ठ में कार्य करता हो, मतलब वरिष्ठ जो शिक्षक हो उसके लिए लाभदायक हो, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, तो ये भी निगेटिव टाइप से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखो, मननशील अभ्यास शिक्षकों को केवल उच्च कक्षाओं को पढ़ने के लिए, ये जो केवल शब्द है जो बोला है ना, मात्र उच्च कक्षाओं के लिए ये जो मेथड है वो काम आने वाला है, तो ये भी आप लोग का गलत हो जाएगा। केवल है केवल देखो पॉजिटिव ऑप्शन नंबर डी ही कहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा इंट्रेंशियली मोटिवेटेड बच्चों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, उन्हें अपने कार्य में संलग्न रहने में आनंद मिलता है। ऑप्शन बी, वे अपनी गतिविधियों के दौरान उच्च स्तर का उत्साह एवं ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी, वे हमेशा सफल होते हैं। या ऑप्शन डी, वे चुनौतीपूर्ण कार्य को पसंद करते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, वे हमेशा सफल होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है जो अंदर से आप लोग का जो मोटिवेशन आता है ना, वो बोला है बच्चों की विशेषता नहीं है, बोला है विशेषता जो नहीं है वो बताना है, निगेटिव पॉइंट्स। वे हमेशा सफल होते हैं, ये इसका निगेटिव पॉइंट्स हो जाएगा। अब आप लोग के मन में एक सवाल आएगा कि सर वे हमेशा सफल होते हैं, कैसे निगेटिव पॉइंट्स होगा? तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, किसी कार्य को करने के लिए आपके मन में अंदर से जो मोटिवेशन आता है और आप लोग कार्य करने के लिए लग जाते हो, तो आप लोग ये बताओ क्या आप हमेशा उसमें सफल होते हो क्या?
जब आप लोग को मोटिवेशन मिलता है, आप अपने कार्य को करने में लग जाते हो, तो जितने भी कार्य किए हो अब तक की, सभी कार्य में आप लोग को सफलता मिला है क्या? नहीं मिला है ना। हमेशा सफलता आप लोग को नहीं मिलती है ना, कभी कभी असफलता मिल जाती है, कोई ना कोई चूक के कारण मिल जाती है ना। तो ये जो प्रश्न है ना, वो भी यही कह रहा है कि जो आप लोग का जो बच्चे का जो है आंतरिक अभिप्रेरणा मिलता है, मतलब उसको मोटिवेशन मिलता है, उसकी विशेषता नहीं है बोला है। तो विशेषता हमेशा सफल होते हैं, वो नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। जो विशेषता बच्चों की नहीं है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनमें से कौन सा कारक विद्यार्थी के सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उचित है? ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी सरल भाषा का उपयोग या ऑप्शन डी प्रशंसा। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले बताइए आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी प्रशंसा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला क्लास को भी देखे होंगे सीडीपी का, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि ये जो प्रश्न है वो रिपीटेड प्रश्न है। पिछले क्लास में भी मैंने आप लोग को ये प्रश्न करा चुका है, ठीक है। और इसका सबसे पहला चलिए मैं आप लोग को रीज़न बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 10 को पढ़ो, क्या कहा है। इसमें से कौन सा कारक विद्यार्थी के सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उचित है, मतलब उसके व्यवहार को और अच्छा बढ़ावा देने के लिए। तो प्रशंसा ही ना उसके लिए उचित होगा। कैसे? तो थोड़ा ध्यान सरल तरीके से आप लोगों को और भी बता देता हूँ। मान लो आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं और उस बच्चे को आप लोग किसी कार्य के लिए क्या करोगे, आप उसे कार्य करने के लिए बोलोगे कि एग्ज़ाम की एक पास आ रहा है, आप एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो इसके लिए आप क्या करोगे? अगर बच्चा टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाए तो उसकी आप प्रशंसा ही ना करोगे कि बेटा आप अच्छा मार्क्स ला रहे हो और अच्छा पढ़ो, आप हो सकता है इस क्लास में टॉप कर जाओ। ऐसे बोल के आप उसकी प्रशंसा करोगे ना। और प्रशंसा जब करोगे तो उस बच्चे को भी लगेगा कि हाँ जो सर बोल रहा है वो एक्चुअल में सही बोल रहा है ना। तो इस प्रकार से और भी जो बच्चा है वो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, उसको मोटिवेशन आएगा और अधिक मेहनत करने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी कैसे गलत होगा ये सबसे पहले आप लोग जान लो। ऑप्शन ए को देखो पुरस्कार, हर बार आप बच्चे को पुरस्कार तो नहीं दे सकते ना मोटिवेट करने के लिए, लेकिन प्रशंसा आप हर बार कर सकते हो। तो इस प्रकार ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखो दंड तो आप तो देना ही नहीं है, चाहे वो बच्चा कैसा भी करे। उसके अलावा ऑप्शन सी को देखो सरल भाषा का उपयोग, तो सरल भाषा के उपयोग से किस प्रकार से उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा ये बताओ, कैसे उसको मोटिवेशन मिलेगा ये बताओ। तो ये भी आप लोग का गलत होगा। करेक्ट जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी केवल प्रशंसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। फिर से थोड़े से छोटा साइज में लेकिन कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आप लोगों के लिए आ गया। ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 11 को क्या कहा है। एक अच्छे शिक्षक को मुक्त होना चाहिए, अर्थात एक जो अच्छा शिक्षक है उसको किससे मुक्त होना चाहिए आप लोगों को ये बताना है। ए व्यक्तिगत अनुभवों से, बी अकादमिक जड़ता से, सी वित्तीय संसाधनों से, डी सामुदायिक भवनों से। तो क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन बी ए बी और डी, ऑप्शन सी केवल बी या ऑप्शन डी केवल सी। तो क्या इसका आंसर होगा, ध्यानपूर्वक दोबारा पढ़ लीजिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी केवल बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्या कहा है, एक अच्छे शिक्षक को मुक्त होना चाहिए, मतलब एक अच्छे शिक्षक में क्या नहीं होना चाहिए ये पूछा गया है। तो केवल और केवल ये जो बी है ना अकादमिक जड़ता से, ये जो है ना वो नहीं होना चाहिए। किसी अकादमी के प्रति जो जड़ता है, जो रूढ़िवादी है ना, जो अपनी सोच है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी कैसे होना चाहिए, देखो व्यक्तिगत अनुभव ये तो होना चाहिए एक शिक्षक में। उसके अलावा सी को देखो वित्तीय संसाधनों से, तो वित्तीय संसाधन के बारे में अच्छी समझ तो एक शिक्षक को होना ही चाहिए। उसके अलावा डी को देखो सामुदायिक अनुभव, हमेशा जो स्कूल में होता है सामुदायिक अनुभव उनको तो होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में शाला प्रबंधन समिति भी होता है तो उसमें भी उनको इन्वॉल्व होना होता है, अलग अलग समितियां भी संचालन करना होता है, तो उसको सामुदायिक अनुभव तो होना ही चाहिए, ठीक है। केवल केवल ना क्या नहीं होने चाहिए, तो अकादमिक जड़ता उनमें जो रूढ़िवादी है ना वो नहीं होने चाहिए एक शिक्षक में, बाकी सारी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केवल बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अंतिम ग्रेड्स प्रदान करना, ऑप्शन बी इकाई के अंत में विद्यार्थियों के अधिगम को मापना, ऑप्शन सी विद्यार्थी अधिगम को सुधारने हेतु सतत पृष्ठपोषण प्रदान करना, या ऑप्शन डी मानकीकृत मानकों के संदर्भ में विद्यार्थी निष्पादन की तुलना करना। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए।
प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी अधिगम को सुधारने हेतु सतत पृष्ठ पोषण प्रदान करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो रचनात्मक आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है पूछा है ना, तो रचनात्मक आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो विद्यार्थियों को सुधारने हेतु सतत पृष्ठ पोषण प्रदान करना हो जाता है। सतत पृष्ठ पोषण कहने का मतलब ये है कि हमेशा फीडबैक देना, पृष्ठ पोषण का मतलब फीडबैक होता है, ठीक है। और रचनात्मक आकलन का मतलब ये होता है कि एक कक्षा में सतत हमेशा बच्चों का रचनात्मक आकलन लिया जाता है ताकि उसकी जो सीखने की गति है उसका पता लगाया जा सके, ठीक है। तो सतत पृष्ठ पोषण प्रदान करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। पृष्ठ पोषण का मतलब भी फीडबैक होता है, ये आप लोग जान लो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। और अधिगम का जो मतलब है मैं हमेशा बताता हूँ, अधिगम का जो मतलब होता है वो लर्निंग होता है, सीखना होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी स्पष्टता, ऑप्शन सी वैधता या ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पष्टता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है बोला है, निगेटिव पूछा है ना, नहीं मतलब निगेटिव है ना। तो ऑप्शन चारों में देखो कौन सा आप लोग को निगेटिव लग रहा है। विश्वसनीयता निगेटिव है क्या? नहीं है। वैधता निगेटिव है क्या? नहीं है। वस्तुनिष्ठता निगेटिव है क्या? नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर बी को देखो, अस्पष्टता, तो अस्पष्टता है वो निगेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्पष्टता करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र कॉन्सेप्ट मैपिंग के शिक्षण अधिगम और आकलन का प्रयोग के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए, संकल्पना मानचित्र पूर्ण रूपेण एक शिक्षण उपकरण है और इसका आकलन में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, संकल्पना मानचित्र जो कि शिक्षण अधिगम का एक युक्ति है, इसको आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन सी, संकल्पना मानचित्र को केवल विज्ञान शिक्षण अधिगम में प्रयोग कर सकते हैं। या ऑप्शन डी, संकल्पना मानचित्र को केवल सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम में प्रयोग किया जा सकता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहला आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संकल्पना मानचित्र जो कि शिक्षण अधिगम की एक युक्ति है, इसको आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप लोग ये बताओ कि अगर आप लोग किसी प्रकार की संकल्पना करते हो, मतलब किसी प्रश्न को याद करते हो, किसी चीज़ को, तो संकल्पना करते हो ना, मानचित्र बनाते हो ना, जिसको माइंड मैपिंग बोलते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग भी बोलते हैं। तो आप ये बनाते हो ना किसी प्रश्न को याद करने के लिए, है ना, ताकि वो जो चीज़ है वो जल्दी से याद हो जाए। तो केवल ऑप्शन नंबर बी भी यही करता है। संकल्पना मानचित्र जो शिक्षण अधिगम की एक युक्ति है, मतलब एक उसका उपकरण है, ये मान सकते हो, ठीक है, एक तरीका है, ये मान सकते हो, क्योंकि इसको आकलन के उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब आकलन जो है ना वो आप लोग याद करने के लिए इसको उपयोग करते हो ना, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है? पहला को देखो, पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना। दूसरा, पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना। तीसरा, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना। चौथा, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज कराना। ऑप्शन ए को देखो, केवल 1 और 2। ऑप्शन बी, केवल 4। ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। या ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, केवल 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला अगर प्रश्न क्रमांक जो 15 है उसको ध्यानपूर्वक देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा रचनात्मक आकलन है बोला है। तो रचनात्मक आकलन क्या है? तो वो केवल चौथा नंबर का है। बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को दर्ज करना, ये जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला थोड़ा सा आप लोग ये जान लो कि ये रचनात्मक आकलन होता क्या है। क्रिएटिव आकलन होता है, ठीक है, मतलब क्रिएटिविटी के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से बच्चों का आकलन करना, मतलब खेल खेल में बच्चों को सिखाना और कौन बच्चा सीख पा रहा है कौन नहीं सीख पा रहा है इसका आकलन करना जो कहलाता है ना, वो आप लोग का रचनात्मक आकलन कहलाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं हम लोग।
चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कला के रूप में शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ मूल भावना को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए शिक्षण पाठों की क्रमबद्ध योजना और इनके प्रस्तुतिकरण को शामिल करता है। ऑप्शन बी शिक्षण वैज्ञानिक अन्वेषण और विषय वस्तु के तार्किक अनुक्रम पर आधारित है। ऑप्शन सी शिक्षण वांछित परिणामों हेतु पूरी तरह से सख्त दिनचर्या और संस्थाओं के पालन पर निर्भर करता है। या ऑप्शन डी सीखने की प्रक्रिया में सौंदर्य को शामिल करने हेतु शिक्षण कौशलों सुघड़ता और रचनात्मकता के साथ किया जा सकता है। तो क्या इसका आंसर होगा? पहले दोबारा प्रश्न को पढ़ लीजिए, फिर ध्यानपूर्वक इसका आंसर दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सीखने की प्रक्रिया में सौंदर्य को शामिल करते हुए शिक्षण कौशलों सुघड़ता और रचनात्मकता के साथ किया जा सकता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न 16 को देखो क्या कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कला के रूप में शिक्षण को सर्वश्रेष्ठ मूल भावना को व्यक्त करता है? मतलब सर्वश्रेष्ठ तरीके से जो उसका मूल भावना है ना उसको व्यक्त करता है जो कला है वो। तो ऑप्शन डी ना ही केवल करेक्ट हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में सौंदर्य को शामिल करते हुए शिक्षण कौशल सुघड़ता और रचनात्मकता के साथ किया जा सकता है। ये जो है वो क्रिएटिविटी को दर्शाता है जो कला में होता है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। फिर से आप लोग का एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ गया। आज आप लोग का दिमाग थोड़ा सा खराब हो सकता है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। अगर बीच में स्किप करके जाओगे, छोड़ करके जाओगे तो वो आपकी गलती होगा। अगर अभी इतना सा प्रश्न को नहीं झेल पा रहे हो तब एग्जाम में और भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आएगा तो उसको कैसे झेल पाओगे, कैसे उसको सॉल्व कर पाओगे? तो इसलिए आपको ज़्यादा जरूरी कि पूरे प्रश्न को आप लोग को सॉल्व करना है। और सीडीपी प्रश्न में तो आप लोग को ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, कूट में ही पूछा जाएगा। इसका कोई उपाय नहीं है, जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बना पाओगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में शिक्षक की भूमिका क्या है? ए को देखो अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भय का वातावरण बनाना। बी क्या कहता है देखो स्पष्ट नियम एवं परिणाम स्थापित करना। सी छोटे छोटे दुर्व्यवहारों को अनदेखा करना। या डी सभी अनुशासन संबंधी मुद्दों को संभालने के लिए प्राचार्य पर निर्भर करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए? ऑप्शन ए को देखो ए बी और सी, ऑप्शन बी को देखो ए और बी, ऑप्शन सी को देखो सी, या ऑप्शन डी सी और डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ देता हूँ। हालांकि ये प्रश्न आप लोगों के लिए सरल है, ठीक है। और आप अपने आप को यहाँ पास रखो और उसके बाद क्या करेक्ट आंसर है, क्या आप लोग का खुद का भूमिका हो सकता है, ये आप लोग को बताना है अनुशासन बनाए रखने के लिए, ठीक है। सरल है, आप लोग इसका आंसर दोगे ये मैं उम्मीद करके आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। अगर आप लोग बताओगे ना इसका क्या आंसर होगा तो अगर सही होगा तो बिल्कुल मैं आप लोग का रिप्लाई अवश्य करूँगा, और गलत होगा तो जरूर आप लोगों को इसका जो सही आंसर है वो बताऊँगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग आंसर दोगे बोलकर मैं प्रश्न क्रमांक 17 को आप लोगों को होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रमेश एक ऐसे शिक्षक हैं जिनको शिक्षा शास्त्र की गहरी समझ है। वह अपनी शिक्षण विधियों में फील्ड ट्रिप शैक्षिक यात्रा का प्रयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम में फील्ड ट्रिप का मुख्य शैक्षिक लाभ क्या है? ऑप्शन ए अपने काम के बोझ को कम करने हेतु। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को नियमित कक्ष गतिविधि से विश्राम एक ब्रेक देने हेतु। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को एक अलग माहौल में सामाजिकता का अवसर देने हेतु। या ऑप्शन डी उन्हें उन चीज़ों को प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव प्रदान करने के लिए जो कक्षा में नहीं लाई जा सकती। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए? बहुत ही इजी है, अगर ध्यानपूर्वक अगर पढ़ोगे तो क्या आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी उन्हें उन चीज़ों को प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव प्रदान करने के लिए जो कक्षा में नहीं लाई जा सकती, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि प्रश्न 18 क्या कहा है। रमेश एक अच्छा शिक्षक है बोला है, जो शैक्षिक यात्रा है ना उसका बहुत अच्छा नॉलेज है और वो बच्चों को बाहर लेकर के जाता है, मतलब ट्रिप में लेकर के जाता है घुमाने के लिए। तो बच्चों को क्या लाभ होगा ये बताओ, शैक्षिक क्या लाभ होगा आप बच्चों को ये बताओ। तो बच्चों को शैक्षिक लाभ यही ना होगा
कि उन्हें उन चीज़ों को प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव प्रदान होगा ना। मतलब वहाँ जा कर के देखेंगे ना। अगर मान लो आप लोग छत्तीसगढ़ का जो लक्ष्मण मंदिर है वो नहीं देखे होंगे, तो आप लोग सिर्फ इमेजिन किए होंगे कि ऐसा होगा, या चित्र में देखे होंगे बुक में। लेकिन अगर आप लोग को ट्रिप के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से खुद वहाँ ले जा करके दिखाया जाए कि जो हमारा ऐतिहासिक जो लक्ष्मण मंदिर है वो ऐसा है, इन्होंने बनवाया है, इन सारा चीज़ के नॉलेज आप दोगे तो उनको क्या होगा, प्रत्यक्ष नॉलेज ना होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने में सबसे प्रभावी है? ऑप्शन ए, केवल शैक्षिक निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के बीच सहयोग और सहगामी समर्थन को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, सभी विद्यार्थी हेतु एक समान शिक्षण विधि का प्रयोग करना। या ऑप्शन डी, पढ़ते समय विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को पृथक करना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए आप पहले। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के बीच सहयोग और सहकर्मी समर्थन को प्रोत्साहित करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न 19 क्या का है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने में सबसे प्रभावी है, बोला है। समावेशी वातावरण कहने का मतलब ये है कि समावेशी का मतलब ये है कि एक ही स्कूल में विभिन्न वातावरण के, विभिन्न परिवेश के, विभिन्न समुदाय के, विभिन्न जाति वंशज के जो बालक हैं वो पढ़ने आते हैं। तो ये समावेशी वातावरण हो जाता है और इन सभी बच्चों को एक साथ एक कक्षा में पढ़ाया जाता है एक शिक्षक के द्वारा। तो वो समावेशी वातावरण कहलाता है। और उसको बढ़ावा देने के लिए क्या प्रभावी होगा, तो विद्यार्थियों के बीच सहयोग की भावना होगा ना, और सहकर्मी मतलब समर्थन की भावना को प्रोत्साहित करना होगा ना। कि आप बोलोगे ना कि सभी विद्यार्थी एक जैसे हैं, सभी में सहयोग की भावना होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे से मित्रतापूर्ण रहो, आप लोग यही ना बोलोगे आप लोग एक शिक्षक होने के नाते। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। बंद प्रकार के प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन बी, दृष्टिकोण मापने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन सी, मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त है। या ऑप्शन डी, विशिष्ट आंकड़े एकत्र करने के लिए उपयुक्त है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है, अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि बंद प्रकार के जो प्रश्न है ना वो क्या होता है। सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए, जो बंद प्रकार के जो प्रश्न होता है उसका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। कैसे? एक प्रश्न मान लो अगर आप लोग से और पूछूं, क्या आप लोग बिलासपुर में रहते हो, क्या आप रायपुर में रहते हो, ऐसा अगर मैं प्रश्न पूछूं तो या तो आप हाँ में जवाब दोगे या ना में जवाब दोगे, है ना। तो इससे मुझे आपके बारे में कुछ पता चल पाया क्या? नहीं पता चल पाया ना। तो बंद प्रकार के प्रश्न भी यही कहता है कि अगर शॉर्ट में उसका आंसर मिले, हाँ या ना में उसका आंसर मिले, तो उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलता है। तो इसमें पूछा है, देखो प्रश्न 5 में, बंद प्रकार के प्रश्न को संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बोला है, गलत बोला है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है। अंतर्दृष्टि मतलब आपके बारे में जानने के लिए उपयुक्त है क्या? ये हाँ या ना में जो जवाब मिला है, नहीं है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। फिर से आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ गया। मैंने आप लोग को बोला था कि हमारे जो क्लास में टोटल 30 प्रश्न लेकर के आए हूँ, और इन 30 प्रश्नों में कम से कम 15 प्रश्न तो आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होने ही वाला है। और अगर आप लोग प्रैक्टिस करने से बचोगे, प्रश्न सॉल्व करने से बचोगे, तो एग्जाम में तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाने वाला है। क्योंकि बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। और आप लोग का एक्स्ट्रा मार्क्स तभी आ सकता है जब इस प्रकार के प्रश्न को आप सॉल्व करोगे, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को आप समझ करके सही आंसर दोगे, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर बीच में छोड़ करके भागोगे ना और सोचोगे मेरे को बाद में अच्छा मार्क्स है, तो आप लोग ये बताओ एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही करोगे क्या आप लोग? तो क्या आप लोग का नंबर आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा ना। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग को इस प्रकार के जो कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न है उसको भी आप लोग को ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित एक शिक्षक की विशेषताओं को उनके सामने दिए गए विवरणों के साथ सही मिलान कीजिए। अर्थात ये जो स्तंभ 1 दिया है और ये जो स्तंभ 2 दिया है, आपको इन दोनों को आपस में मिलाना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला देखो समानुभूति, दूसरा को देखो संप्रेषण कौशल, तीसरा को देखो कक्षा कक्ष प्रबंधन, और चौथा को देखो विभेदीकृत अनुदेशन।
और उसके अलावा ऑप्शन ए को देखो अनुशासन और सकारात्मक अधिगम वातावरण निर्माण को बनाए रखने का कौशल, बी को देखो विद्यार्थियों की भावनाओं और अनुभवों के साथ जोड़ने एवं समझने की क्षमता, सी को देखो विविध अधिगम शैलियों के अनुरूप शिक्षण विधियों के अनुकूलन की क्षमता, या डी को देखो विचारों अनुदेशों एवं पृष्ठपोषण की पृष्ठ एवं संक्षिप्त अभिव्यक्ति। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर इसका मैं मिलान करूंगा। ठीक है, आप लोग को सही आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहला बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्तंभ एक और स्तंभ जो दो है ना उसको आपस में मिलाते हुए करेक्ट आंसर मिलाते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला ए को देखो समानुभूति जो फर्स्ट है उसका सही आंसर क्या होगा, तो उसका जो फर्स्ट आंसर है वो आप लोग का बी हो जाएगा। विद्यार्थियों की भावनाओं और अनुभवों के साथ जोड़ने एवं समझने की क्षमता हो जाएगा जो समानुभूति है उसका। उसके अलावा आप लोग का दूसरा को देखो संप्रेषण कौशल, तो संप्रेषण कौशल का क्या आएगा, तो संप्रेषण कौशल का आप लोग का जो ये चौथा है वो आ जाएगा विचारों अनुदेशों एवं पृष्ठपोषण को स्पष्ट एवं संक्षिप्त अभिव्यक्त करना। ठीक है, संप्रेषण कौशल मतलब बातचीत करने का जो कौशल होता है उसे संप्रेषण कौशल कहते हैं। उसके अलावा तीसरा को देखो कक्षा कक्ष प्रबंधन, तो कक्षा कक्ष प्रबंधन का क्या आएगा, तो आप लोग का ऑप्शन ए आ जाएगा। अनुशासन और सकारात्मक अधिगम वातावरण निर्माण को बनाए रखने का कौशल, तो ये कक्षा प्रबंधन में आ जाएगा। उसके अलावा चौथा को देखो विभेदीकृत अनुदेशन, तो विभेदीकृत अनुदेशन का सी हो जाएगा करेक्ट। विविध अधिगम शैली के अनुरूप शिक्षण विधियों के अनुकूलन की क्षमता। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी की आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग को मिलाते हुए चलिएगा तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे, वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाओगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यानपूर्वक पढ़िए फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय स्तर पर शिक्षण हेतु शिक्षण सूत्र नहीं है। ऑप्शन ए सरल से जटिल, ऑप्शन बी अमूर्त से मूर्त, ऑप्शन सी ज्ञात से अज्ञात, या ऑप्शन डी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी अमूर्त से मूर्त करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो प्रश्न 22 क्या कहा है, निम्न में से कौन सा विद्यालय स्तर पर शिक्षण हेतु सूत्र नहीं है, मतलब शिक्षण सूत्र जो नहीं का बोला है। ठीक है, तो जो शिक्षण सूत्र मतलब पढ़ाने की जो विधि वो अमूर्त से मूर्त की और ये नहीं है, ये बात आप लोगों को याद रखना है विद्यालय स्तर पर। ठीक है, कैसे, तो सबसे पहला ये जो अमूर्त अमूर्त क्या होता है ये जान लीजिए। अमूर्त कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का जो पाठ में जो कुछ दिया होता है, ठीक है, वो सिर्फ आप पढ़ते हो और आप इमेजिन करते हो, है ना। तो इमेजिन का जो अमूर्त है वो कहलाता है। मूर्त तब कहलाएगा जब उसको स्पष्ट आप लोगों को उसके सामने लेकर के दिखाया जाए, तो वो आप लोग का मूर्त हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा तो किया जाता है, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताओ कि बच्चों के जितने भी पाठ में जितने भी कहानियाँ वगैरह जो भी उसमें दिए होते हैं तथ्य, क्या सभी में उसको ले जा करके दिखाया जाता है, क्या नहीं जाता है ना। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं कराया जाता अधिकतर। ठीक है, तो ये शिक्षण सूत्र नहीं कहलाएगा, आप लोग को ये याद रखना है। ये जो बुक में दिया है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा आप लोग को ना इसको समझा देता हूँ ऑप्शन ए को जटिल से सरल की ओर। ठीक है, मतलब ये होता है जटिल से सरल। सबसे पहला बच्चों को क्या बताया जाता है, सरल जो चीज़ है उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जटिल की ओर ले जाया जाता है, जो कॉन्सेप्चुअल होता है उस ओर ले जाया जाता है। सबसे पहले आप बच्चों को सरल बताओगे ना, उसके बाद ही ना कठिन बताओगे, तो ये विधि शिक्षण सूत्र होता है। उसके अलावा देखो सी को देखो ज्ञात से अज्ञात। सबसे पहले बच्चे को आप ले जाओगे कि जो जानता है उसको ले जाओगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो नहीं जानता उसकी ओर ले जाओगे, तो ये भी शिक्षण सूत्र हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन डी को देखो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। सबसे पहला बच्चों को प्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में बताओगे, फिर अप्रत्यक्ष बताओगे ना, जो नहीं जानता उसके बारे में बताओगे ना। सबसे पहला जो जानता है उसके बारे में बताओगे, फिर नहीं जानता उसके बारे में बताओगे। ये भी शिक्षण सूत्र होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष होता है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। फिर से आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ गया, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तभी आप लोग इसका सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन कौन शिक्षण की प्रभाविता की ओर इंगित करते हैं। पहला को देखिए कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना, दूसरा कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, तीसरा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, चौथा विद्यार्थियों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, या ऑप्शन डी केवल 1, 2, 3 और 4। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। केवल 1, 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्या क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़ो। शिक्षण को प्रभावी की ओर इंगित करते हैं, मतलब एक प्रभावी शिक्षण किस में हो सकता है ये पूछा है। तो एक प्रभावी शिक्षण ऑप्शन ए में हो सकता है, मतलब पहला में हो सकता है कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय रहना। तो ये सक्रिय बच्चा रहेगा तभी नहीं शिक्षण प्रभावी हो पाएगा, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन जो दूसरा दिया वो गलत कैसे होगा ये जान लो। पहला, कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना। तो आप लोग ये बताओ, हमेशा आप लोग अनुशासन बनाए रखोगे क्या? मतलब आप सख्ती से आप बच्चों से निपटोगे क्या? नहीं ना, थोड़े से इको फ्रेंडली टाइप से रहोगे, वातावरण कक्षा का बनाओगे ताकि बच्चा आप लोगों से प्रश्न पूछ सके। तो ये गलत हो जाएगा आप लोग का। उसके अलावा तीसरा को देखो, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा वातावरण बनाए रखने के लिए विद्यार्थी प्रश्न पूछेगा तभी तो अपना जो डाउट है उसको क्लियर कर पाएगा ना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। चौथा को देखो, विद्यार्थियों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, मतलब बच्चा अगर कुछ आप लोग को बताना चाहता है, एक शिक्षक को बताना चाहता है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनने चाहिए, क्योंकि वो अपना जो अनुभव है उसको बताते हैं, अपने पाठ में जोड़ते हुए बताते हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कोल्ब के सीखने के चरण को उसके सही विवरण से मिलाए, अर्थात ये जो स्तंभ 1 दिया है और स्तंभ 2 दिया है ना, उसको आपस में आप लोग को सही आंसर को मिलाते हुए चलना है, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट को देखो, मूर्त अनुभव, कंक्रीट एक्सपीरियंस। दूसरा को देखो, मननशील अवलोकन, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तीसरा को देखो, अमूर्त अवधारणा, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। चौथा को देखो, सक्रिय प्रयोग, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। स्तंभ दूसरा दिया उसको देखो। ए को देखो क्या बोला है, व्यवहारिक अनुभवों में संलग्न होना। बी को देखो, विकसित व्यवहारिक परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। सी देखो, अमूर्त अवधारणा पर पहुंचना और व्यवहारिक परिकल्पना विकसित करना। डी को देखो, विभिन्न दृष्टिकोणों से अनुभवों पर मनन करना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा? खुद से मिलाइए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला ना, ये जो स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 है ना, उसको ध्यानपूर्वक मिलाते हुए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहला तो वो देखो, मूर्त अनुभव। तो मूर्त अनुभव का क्या आएगा? तो ये जो मूर्त अनुभव है वो आप लोग का व्यवहारिक अनुभवों में संलग्न होना, ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा को देखो, मननशील। मननशील का क्या होगा? तो मननशील का आप लोग का जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विशिष्ट दृष्टिकोणों से अनुभवों पर मनन करना, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा को देखो, अमूर्त अवधारणा। अमूर्त अवधारणा का आप लोग का सी हो जाएगा। अमूर्त अवधारणा पर पहुंचना और व्यवहारिक परिकल्पना विकसित करना, ये करेक्ट हो जाएगा। चौथा को देखो, उसके अलावा सक्रिय प्रयोग। तो सक्रिय प्रयोग का क्या होगा? सक्रिय प्रयोग आप लोग को ऑप्शन बी आ जाएगा। विकसित व्यवहार परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 को करेक्ट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक अगर बनाइएगा ना तो आप लोगों के लिए जो है ना वो आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रति संवेदनशील। ऑप्शन बी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। ऑप्शन सी, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता पूरी करना। या ऑप्शन डी, अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों की शिक्षा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रति संवेदनशील है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला समावेशी शिक्षा का जो मूल सिद्धांत है ना, वो ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रति संवेदनशील करेक्ट हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। और सबसे पहला समावेशी शिक्षा क्या होता है, मैंने आप लोग को अभी पिछले प्रश्न में बताया था कि समावेशी शिक्षा क्या होता है, कि एक ही स्कूल में विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्म के, विभिन्न परिवेश के, विभिन्न वंशज के जो बालक है वो आते हैं और एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इस प्रकार से समावेशी शिक्षा का जो मूल सिद्धांत है वो हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रति जो संवेदनशील जो है ना, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए उचित नहीं है। ऑप्शन ए, एक ही समय में बहुत सारी अवधारणाओं को प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को उनके स्वयं के अनुभव एवं अवलोकनों पर आधारित उदाहरणों को देने हेतु प्रोत्साहित करना।
ऑप्शन सी विद्यार्थियों को सौंपने से पूर्व गतिविधि कार्य का विश्लेषण करने की कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा और उसी अनुसार योजना बनाना, या ऑप्शन डी तुलनात्मक रूप से धीमे सीखने वाले विद्यार्थियों हेतु कुछ अतिरिक्त गतिविधियां अभ्यास का निर्माण करना। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए, दोबारा पढ़ लीजिए, समझ में ना आया हो तो ध्यानपूर्वक बताइए, इसका करेक्ट आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। एक ही समय में बहुत सारी अवधारणा को प्रस्तुत करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न 26 क्या का है, ध्यानपूर्वक अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि कौन सा कथन विभिन्न गति से सीखने वाले विद्यार्थी के अधिगम को सुगम बनाने के लिए उचित नहीं है बोला है। मतलब सरल तरीके से बच्चों को सिखाने के लिए उचित नहीं है बोला है। निगेटिव पूछा है प्रश्न, तो निगेटिव पूछा है तो इसलिए प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए निगेटिव होगा ना। एक ही समय में बहुत सारी अवधारणा को प्रस्तुत करना। आप लोग मुझे ये बताओ, एक शिक्षक होने के नाते अगर आप लोग कक्षा 5वीं या किसी भी क्लास में पढ़ाने के लिए गए हो तो ये बताओ, एक ही समय में बहुत सारे अवधारणाओं को आप प्रस्तुत कर दोगे क्या? बहुत सारी बातों को एक ही समय में बता दोगे क्या? अलग अलग कॉन्सेप्ट को बता दोगे क्या? अगर अलग अलग थ्योरी को बता दोगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट को बता दोगे, अलग अलग सिद्धांत को बता दोगे, तो क्या वो बच्चा एक ही समय में इन सारी चीज़ों को सीख पाएगा क्या? नहीं सीख पाएगा ना, वो उसके लिए बाधा हो जाएगा, समस्या हो जाएगा ना। और प्रश्न में भी यही कहा गया है कि सीखने वाले विद्यार्थी के अधिगम को सुगम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब उचित नहीं है, ये पूछा है। तो उचित नहीं है केवल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। किस प्रकार के समूह गठन से विभिन्न दृष्टिकोण और सहकर्मी समर्थन सीखने को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना होती है? ऑप्शन ए समरूप समूह गठन, ऑप्शन बी विषम समूह गठन, ऑप्शन सी रुचि आधारित समूह गठन, या ऑप्शन डी योग्यता आधारित समूह गठन। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी विषम समूह गठन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताओ कि सीखने को बढ़ावा देने का सबसे अधिक संभावना होती है, मतलब अगर अलग अलग प्रकार का जो बच्चा है, मतलब एक ही कक्षा में अलग अलग प्रकार के जो बच्चा है उसको आप लोग कुछ टॉपिक दे रहे हो और टॉपिक दोगे तो क्या आप लोग उसके जो समरूप समूह मतलब उसी के समान है उस प्रकार से आप समूह बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे ना। उसके अलावा ये बताओ, रुचि के आधार पर मतलब जो बच्चे का रुचि एक जो सब्जेक्ट है, एक जो टॉपिक है उसमें रहेगा, उसको आप लोग वैसा समूह बनाओगे क्या एक शिक्षक होने के नाते? तो ये भी नहीं बनाओगे ना। उसके अलावा ये बताओ, योग्यता के आधार पर बनाओगे क्या आप लोग? मतलब योग्यता के आधारिता पर समूह बनाओगे क्या? मतलब आप अच्छे जानते हो तो आप इस टीम में रहो, आप नहीं जानते हो तो आप मत रहो, ऐसा करके बनाओगे क्या? तो ये भी नहीं होगा। केवल ऑप्शन नंबर बी विषम समूह गठन करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये है, अलग अलग जो बच्चा है ना, मतलब अलग अलग जानने समझने वाला अलग अलग परिवेश के बच्चा है उसको आप लोग सीधा निर्धारित करके रखोगे ना, क्योंकि अलग अलग योग्यता के बच्चों को आप लोग एक साथ में रखोगे ना, मतलब थोड़ा जानता है थोड़ा नहीं जानता, किसी विषय के बारे में अच्छे से जानता है किसी विषय के बारे में अच्छे से नहीं जानता, तो वैसे समूह विषम समूह आप लोग बच्चे रखोगे तो सभी एक दूसरे को जो नॉलेज है उसको सीख पाएगा ना, ट्रांसफर हो पाएगा ना एक दूसरे का जो जानकारी है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। और जो समूह का निर्धारण होता है वो सीखने के लिए ना विषम समूह का ही उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है। ऑप्शन ए स्वयं को समझने में, ऑप्शन बी बच्चे को समझने में, ऑप्शन सी समाज को समझने में, ऑप्शन डी संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 28 क्या है, ध्यान से पढ़ो। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है, मतलब एक जो शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है ना वो शिक्षक की किस प्रकार से मदद करता है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करता है, सर्च करता है कि एक शिक्षक को किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किस ढंग से पढ़ाना चाहिए, किस विधि से पढ़ाना चाहिए, क्या खेल विधि से पढ़ाना चाहिए, क्या थ्योरिकल विधि से पढ़ाना चाहिए। ऐसे वो लोग जो मनोवैज्ञानिक होता है ना वो सर्च करता है और अपना थ्योरी देता है, और वो जो थ्योरी है ना अगर शिक्षक को देगा तो उससे शिक्षक को क्या होगा, शिक्षक को ये मदद मिलेगा कि वो विभिन्न तरीकों से पढ़ाएगा, जो मनोविज्ञान जो सर्च किया उसके तरीके से पढ़ाएगा ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके। तो इसीलिए जो रहेगा ना, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है तो वो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में मदद करता है। शिक्षक को ये नॉलेज हो जाएगा ना कि क्या बच्चों को पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे सीखता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से सीखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
गणित के एक शिक्षक को गणित प्रारंभिक कक्षा के शिक्षण की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। अर्थात आपको ये बताना है कि मान लो आप एक गणित के शिक्षक हो, तो आप गणित पढ़ाना चाहते हो, तो आपको गणित पढ़ाने से पहले प्रारंभ कैसे करना चाहिए, शुरुआत कैसे करना चाहिए, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए अंकों से, ऑप्शन बी अमूर्त अवधारणाओं से, ऑप्शन सी बच्चों के अनुभव से, या ऑप्शन डी प्रक्रियाओं से। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ये आपके लिए सरल हो सकता है, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के अनुभव से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मान लो अगर आप लोग एक शिक्षक हो, और एक शिक्षक होने के नाते जब आप लोग कक्षा में गए हो गणित विषय को पढ़ाने, तो गणित विषय पढ़ाने से पहले आप क्या करोगे, उस कक्षा में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाओगे ना, कि बच्चे गणित के बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, उसका अनुभव कितना है, कि डायरेक्ट आप लोग जोड़ घटा गुणा भाग पढ़ाना शुरू कर दोगे या अंक बताना शुरू कर दोगे। सबसे पहला एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो बच्चों की पहले नॉलेज को चेक करता है कि बच्चा कितना जानता है क्या नहीं जानता। आप लोग को पता है जब हम लोग शाला अनुभव में गए थे ना, तो सबसे पहले हम लोग को यही बोला गया था कि आप जाइए और जब गणित पढ़ाओ, गणित के अलावा कोई भी विषय पढ़ाओगे ना, तो सबसे पहला आप लोग बच्चे की नॉलेज को चेक कर लोगे सबसे पहला, और नॉलेज चेक करोगे उसके अनुसार आप एक शिक्षक होने के नाते पता चल जाएगा कि आपको शुरुआत कहाँ से करना है। तो ये भी प्रश्न क्रमांक 4 यही कहता है कि बच्चों के अनुभव को सबसे पहले आप लोगों को जानना है एक शिक्षक होने के नाते। जब आप कक्षा में सबसे पहला गणित पढ़ाने जा रहे हो तो बच्चों के अनुभव को पहले जानो, ये कहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यूनेस्को रिपोर्ट 1996 द्वारा प्रस्तावित सीखने की 4 स्तंभ है। ऑप्शन ए 4ES शिक्षा, सशक्तिकरण, उत्कृष्टता और संलग्न। ऑप्शन बी 4CS संप्रेषण, अवलोकन, चिंतन, सृजनात्मकता, सहयोग। या ऑप्शन सी जानने के लिए सीखना, काम करने के लिए सीखना, कुछ होने के लिए सीखना, एक साथ जानने के लिए सीखना। या ऑप्शन डी पढ़ना, लिखना, गणित, अवलोकनात्मक चिंतन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जानने के लिए सीखना, काम करने के लिए सीखना, कुछ होने के लिए सीखना और एक साथ जीने के लिए सीखना। तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि यूनेस्को का जो रिपोर्ट 1996 में जो प्रस्तावित जो 4 स्तंभ थे ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो स्तंभ थे, वो बात आप लोगों को याद रखना है यूनेस्को के रिपोर्ट 1996 के अनुसार। और सी में क्या था, तो जानने के लिए सीखना, काम करने के लिए सीखना और कुछ होने के लिए सीखना और एक साथ जीने के लिए सीखना, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इस प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहला आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट क्लास में।